हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपने तैयारी में अच्छे तरीके से जुटे होंगे। तो देखिए इसी तैयारी आप लोग के तैयारी के क्रम को जोड़ने के लिए जो है सो हम बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए जो है सो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्या है? बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसको आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्स में एक एक ऑप्शन को तोड़ करके समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। क्या है? बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 11 अगस्त 2024 का, उसी का मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ये है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। यानी ये पॉलिटी का पहला ही क्वेश्चन क्या है, संविधान बनने में जो है सो कितना समय लगा था, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। संविधान, अब हम इसमें देखेंगे कि संविधान जो है सो बन करके तैयार कब हुआ था और संविधान को लागू कब किया गया था। ठीक है, चलिए तो देखते हैं संविधान बनने में समय कितना लगा था, उसके बारे में देखेंगे। संविधान बनने में समय कितना लगा था। संविधान बनने में समय कितना लगा था, तो इसका ऑप्शन ए है 3 साल, ऑप्शन बी है 2 साल 11 महीना 18 दिन, और ऑप्शन सी जो है वो है 4 साल 5 माह, और ऑप्शन डी है 1 साल 6 माह। तो देखिए इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। क्या हो जाएगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि यह संविधान जो है सो इसमें दिया हुआ है कि बनने में कितना समय लगा था, यानी बन करके तैयार कब हो गया था, वो हम देखेंगे। तो संविधान सभा का जो पहला बैठक होता है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। यानी पहला बैठक का बात अगर हम करेंगे, पहला बैठक जो हुआ था दोस्तों संविधान सभा का, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को इसका बैठक हुआ था, पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें इसकी अध्यक्षता जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किए थे। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। लेकिन इसका दूसरा बैठक यानी सेकेंड बैठक इसका जो होता है, उसमें इसका अस्थायी अध्यक्ष इसको मिल जाता है। सेकेंड बैठक कब होता है? 11 दिसंबर 1946 को होता है। कब होता है दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को होता है। 11 दिसंबर, एक मिनट, 11 दिसंबर 1946 को होता है, जिसमें इसके अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है, इसके अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब इसमें ज्यादा कुछ रहा नहीं, हमने आपको बता दिया कि पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसका जो ये जो संविधान बनकर के जो तैयार हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपको कब? 26 नवंबर 1949 को। 1949 को तैयार हुआ था। चलिए तो आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। यानी कागज उद्योग जो नदियों के किनारे, मतलब जो भी उद्योग होता है उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया था कि नदी के किनारे की, ताकि उसके वेस्ट को बहाने में जो है सो ज्यादा परिश्रम ना करना पड़े। ठीक है, तो ये जो कागज उद्योग से बिहार की एक नदी है जो पॉल्यूटेड हो रही है, तो उस कौन सी नदी है? आपके सामने ऑप्शन ए है गंडक नदी, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है गंगा, और ऑप्शन डी क्या है? सोन नदी है। देखिए इसमें जो है सो जितना भी ये इसमें बिहार की जो कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, तो आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा नदी। यानी बिहार में जो कागज उद्योग है उससे जो है गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। आगे देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ये देखिए आपके सामने ऑप्शन ए है रेशम कीट पालन से, ऑप्शन बी क्या है? मछली पालन से, ऑप्शन सी है कृषि से, और ऑप्शन डी क्या है? मुर्गी पालन से। ऑप्शन डी क्या है? मुर्गी पालन से। तो सेरीकल्चर का अगर संबंध आप बात सेरीकल्चर से रिलेटेड का जो बात कीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम कीट पालन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशम कीट पालन से हो जाएगा। इसमें बहुत सारा कल्चर आता है, एक बीटी कल्चर भी होता है। क्या होता है दोस्तों? बीटी कल्चर की बात, अगर हम कल्चर पर अब आ ही गए हैं तो बीटी कल्चर का भी बात कर लेते हैं। बीटी कल्चर जो होता है वो किससे संबंधित है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से है। उसी तरह विटीकल्चर का संबंध जो है अंगूर के उत्पादन से है। किससे है? अंगूर के उत्पादन से है। अंगूर के उत्पादन से है।
और इसी तरह कई कल्चर होता है जिसका हम एक अलग से इसका वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम बताएंगे जो भी जो कल्चर से रिलेटेड होता है और पोमोलॉजी वगैरह जो होता है उस सब से रिलेटेड जो होगा उसका एक अलग से सीरीज लेकर के आएंगे, उसमें हम बताएंगे। तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से है। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन 4 क्या है कि मधुमक्खी के डंक में एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में जो है सो कौन सा एसिड होता है उसके बारे में दिया हुआ है कि मधुमक्खी, ऑप्शन ए है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी क्या है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी क्या है सिट्रिक एसिड। तो मधुमक्खी जो काटती है उसमें मधुमक्खी आप को पता होगा कि जब मधुमक्खी वगैरह काट लेता है या कोई और चीज काट लेता है, चींटी वगैरह काट लेता है, तो उसमें बोला जाता है कि आप जो है सो सोडा थोड़ा सा लगा लीजिए, खाने वाला सोडा लगा लीजिए, तो उससे क्या होगा कि उसका जो है सो कुछ आपका जो लहरते रहता है वो कम हो जाएगा। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके मतलब डंक में क्या होता है एसिड होता है और सोडा क्या होता है बेस होता है, वो जाकर के क्या कर देता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए उसका जो है सो लहर कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड का अगर बात कीजिएगा दोस्त तो लैक्टिक एसिड जो क्या होता है जब दूध खट्टा हो जाता है या दही में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है दोस्तों? दही में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड का बात कीजिए तो दही में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है, या दूध खट्टा हो जाता है वहां पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड उसमें पाया जाता है। और जो चींटी के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में जो पाया जाता है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं एसिटिक एसिड, तो इसी का जो रासायनिक नाम है क्या है? ये सिरका है। एसिटिक एसिड का ही क्या नाम है? सिरका भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो हो जाता है CH3COOH हो जाता है एसिटिक एसिड का। किसका? एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CH3COOH हो जाता है। और बात करेंगे हम सिट्रिक एसिड के बारे में। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर। 5 क्या बोल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या है कि मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदारो जो वर्ड यूज किया गया है उसमें उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन ए है ऊंचाई का टीला, ऑप्शन बी क्या है पानी का टीला, और ऑप्शन सी क्या है मृतकों का टीला, और ऑप्शन डी क्या है जीवन का टीला। तो इसमें आपको देखने से ही लग जाएगा कि ये जो ऊंचाई का टीला और थोड़ा में कंफ्यूज कीजिएगा, बाकी पानी का टीला तो कुछ होता नहीं है, और जीवन का टीला क्या होगा? तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा मृतकों का टीला। यानी मृतकों का, मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब कहिएगा मृतकों का टीला क्या होता है? यानी जहां जो पहले जो दफना दिया जाता था, यानी जो मर जाते थे या कुछ हो जाता था तो उनको जो दफनाया जाता था उसी को क्या, जहां पे मोहनजोदारो में ही सबसे ज्यादा दफनाया गया था, इसीलिए उसको मोहनजोदारो को क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 है कि भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? यानी हर कंट्री के बीच में जो है सो कई युद्धाभ्यास भी होते हैं, तो भारत और सेशेल्स के बारे में बात कर रहा है। तो आगे देखेंगे, ऑप्शन ए है युद्धाभ्यास, ऑप्शन बी है लामितीय, और ऑप्शन सी है मित्र शक्ति, और ऑप्शन डी है गरुड़। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा बता देते हैं, युद्धाभ्यास जो होता है, युद्ध अभ्यास का जो बात कीजिएगा ये तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है युद्धाभ्यास। ठीक है, ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और ये लामितीय में जो एक्सरसाइज है वो भारत और सेशेल्स के बीच होता है। बात कीजिएगा मित्र शक्ति का, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये अगर गरुड़ दिया हुआ है, यहीं पर अगर गरुड़ शक्ति की बात कर देगा, गरुड़ शक्ति, तो ये हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया का बात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत और इंडोनेशिया का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? भारत और इंडोनेशिया का। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज आयोजन होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना है, यानी रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। देखिए रक्त तो आपको पता है कि उदासीन विलयन होता है, जब ये क्या बोलते हैं क्षारीय विलयन होता है, सॉरी ये क्या होता है? क्षारीय विलयन होता है। तो आपको पता है कि अगर 1 से जिसका जो है सो 6 तक है वो अम्लीय होता है, और 6 से ऊपर 7 क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से ऊपर क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। तो इसमें देखेंगे हम, ये तो होना नहीं है, ऑप्शन ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बिल्कुल हो गया, न्यूट्रलाइज टाइप से हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 7.4 होता है। क्या होता है? रक्त का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.4 होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रंपा विद्रोह कब हुआ था? इस रंपा विद्रोह के बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तृत में देखेंगे कि रंपा विद्रोह जो है सो कब हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शन ए है 2019, ऑप्शन बी क्या है 1919 है, और ऑप्शन बी क्या है 1920 है, ऑप्शन सी क्या है 1922, और ऑप्शन डी क्या है 1925 है। तो ये जो रंपा विद्रोह हुआ था इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
यानी कब हुआ था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1922। यानी रंपा विद्रोह जो है ये कब हुआ था, 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में हुआ था दोस्तों। और ये जो रंपा विद्रोह 1922 से लेकर के 1924 तक चला था। कब तक चला था, 1924 तक चला था। अब इसके बारे में हम थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, किसके बारे में, रंपा विद्रोह के बारे में डिटेल्स में। ठीक है, रंपा विद्रोह। अब आप लोग पूछिएगा कि ये रंपा विद्रोह होता, रंपा विद्रोह इसका नाम क्यों लिया गया, तो ये देखिए आंध्र प्रदेश का इसका जो प्लेस है उसी के नाम पे रखा गया है। इसका जो स्थान अगर आप बात कीजिएगा तो ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में, आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में, कहां है, गोदावरी जिले, गोदावरी जिले के रंपा क्षेत्र में है। कहां, गोदावरी जिले के बात किया जाए तो रंपा क्षेत्र में, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, रंपा विद्रोह रखा गया दोस्तों। क्या रखा गया, रंपा विद्रोह रखे गए। अब देखिए अगर इसमें जो क्वेश्चन आपसे मतलब इसमें तो पूछ दिया है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, लेकिन अगर इससे संबंधित व्यक्ति का आपको पूछ ले तो ये थे, कौन थे, व्यक्ति कौन थे, तो ये थे अल्लूरी सीताराम राजू, जो आंध्र प्रदेश के ही थे, अल्लूरी सीताराम राजू थे। ठीक है, ये जो विद्रोह हुआ था वो अंग्रेज मतलब टैक्स वगैरह के लिए जो मतलब परेशान कर रहा था, उसी लिए हुआ था। और ये जो व्यक्ति थे, इन्हीं की मृत्यु के बाद जो है सो ये विद्रोह खत्म हो गया। इनकी मृत्यु कब हो गई दोस्तों, 1924 में हो गई। 1924 में जो है अल्लूरी सीताराम राजू की मृत्यु के साथ ही ये विद्रोह को दबा दिया जाता है, यानी खत्म हो जाता है। आगे देखेंगे इसमें हमने अभी क्या क्या पढ़ा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1922 में शुरू हुआ था, जो 1924 तक चला था। कहां हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में रंपा क्षेत्र में हुआ था। कहां हुआ था, रंपा क्षेत्र में हुआ था। आंध्र प्रदेश का गोदावरी जिला है और वहां पे रंपा क्षेत्र है, वहां हुआ था। इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे, तो अल्लूरी सीताराम राजू थे। चलिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो अब आपका छूटेगा नहीं। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर। 9 क्या कह रहा है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, यानी बांग्लादेश में जो है सो ब्रह्मपुत्र नदी को किसी और नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ तो इसको जो है सो ब्रह्मपुत्र नाम से ही जाना जाता है, लेकिन बांग्लादेश में किसी और नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को भी बांग्लादेश में किसी और नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का आपके सामने ऑप्शन ए क्या है, बांग्लादेश ये क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए क्या है, पद्मा, ऑप्शन बी है मेघना, और ऑप्शन सी क्या है, जमुना, और ऑप्शन डी क्या है, हुगली नदी। हुगली नदी का बात किया जाए तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो पद्मा किसको बोला जाता है, आपके सामने क्या है, पद्मा किसको बोला जाता है, पद्मा जो है सो गंगा नदी को बोला जाता है। वहां पे किसको, गंगा नदी को जो है सो पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहां पे, ब्रह्मपुत्र में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी इसको जो है बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो अब आप बात कीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। किसका, इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, यानी ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध। अब हम देखेंगे इसमें कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था। प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी, यानी प्रथम विश्व युद्ध का बात किया जाए दोस्तों, तो उसका जो शुरुआत हुआ था वो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। कब से कब तक, 1914 से लेकर के 1918 तक। एक मिनट, ये जो चला था 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। अब सॉरी, वहां भी 14 ही लिख दिया हम, 1918 हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1918 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था क्या था, आपके सामने ऑप्शन ए है जर्मनी का विस्तार, ऑप्शन बी है ब्रिटेन का विरोध, और ऑप्शन सी क्या है, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, और ऑप्शन सी क्या है, रूस की क्रांति। ठीक है, तो रूस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों, सॉरी इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था कि आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, इसीलिए जो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। एक एसिड होता है जिसके संचय के कारण जो है, और ये एसिड जो बनता क्यों है,
जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है, आपको बॉडी में जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसके कारण क्या होता है, इस एसिड का निर्माण हो जाता है हमारे बॉडी में, और यही एसिड के निर्माण की वजह से क्या होता है कि मांसपेशियों में हमें दर्द होने की अनुभूति होने लगती है, यानी हमें दर्द होने लगता है। आपके सामने ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी क्या है लैक्टिक एसिड, और ऑप्शन सी क्या है सिट्रिक एसिड, और ऑप्शन डी क्या है फॉस्फोरिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के निर्माण से जो होता है क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड के निर्माण से जो है इसका लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण ही जो है क्या होता है मांसपेशियों में थकान महसूस होने लगता है। किसके निर्माण के कारण, लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण ही जो है क्या होता है मांसपेशियों में थकान महसूस होने लगती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 12 में कि पौधों की कोशिकाओं में तुरस्ता और कठोरता का कारण क्या है, यानी पौधों की कोशिकाओं में जो है कठोरता क्यों होता है उसके बारे में देखेंगे हम। क्यों होता है, कठोरता का बात कर रहा है तो वो क्यों होता है उसके बारे में। ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति के कारण, ऑप्शन बी क्या है कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएं के कारण, और ऑप्शन सी क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, और ऑप्शन क्या है प्लास्टिड्स के कारण। तो ये जो पौधे में जो है कठोरता जो होता है वो किसके कारण होता है, तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति के कारण। यानी ये जो कोशिका भित्ति होती है उसी के कारण क्या होता है पौधों में कठोरता होती है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, देखिए इसमें जो है सो एग्जाम में जो ऑप्शन आया था उसके हिसाब से मैं आपको दिया हूं, लेकिन मेनली इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, आर्यों का मूल निवास का अगर बात कीजिएगा तो ये इसका मध्य एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य एशिया इसका माना जाता है। क्या होगा, इसका मध्य एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य एशिया। इसके हिसाब से आप देख लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन ए क्या है, यूरोप है, दूसरा ऑप्शन यूरेशिया है, तीसरा अफ्रीका और चौथा अमेरिका है। देखिए ये सब अलग अलग कॉन्टिनेंट हो गया, ये सब क्या है अलग अलग कॉन्टिनेंट है। यूरोप अलग कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका अलग कॉन्टिनेंट है, अमेरिका अलग कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेशिया हो जाएगा। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, यूरेशिया है या मध्य एशिया है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण जो है सो किसने करवाया था। देखिए ये जो मुगल वंश में जो थे तो मतलब दो शासक थे जो दोनों का जो है सो अलग अलग था, एक का स्थापत्य कला के क्षेत्र में और एक जो है सो चित्रकारी के क्षेत्र में। और चित्रकारी के क्षेत्र में इतनी निपुणता कि जिसके बारे में मतलब उनके बारे में ये कहा, उसके बारे में ये कहा जाता है कि मतलब वो ऐसा मतलब चित्रकारी के प्रति उनका इतना लगाव था कि अगर किसी मूर्ति का अगर कोई मतलब जो है सो आंख कोई और बनाया है, मतलब जिस चित्र का अलग अलग पार्ट किस किस ने बनाया है वो बता सकता था। तो वो कौन था, तो वो जहांगीर था दोस्तों। कौन था, जहांगीर, यानी चित्र जहांगीर था। कौन था, चित्रकला का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है। किसके, जहांगीर को काल के, चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, जहांगीर के काल के। ठीक है, लेकिन इसमें शाहजहां जो है, शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके, शाहजहां को कहा जाता है। तो यहाँ क्या है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो शाहजहां ने करवाया था। किसने, शाहजहां ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। यानी उत्तर वैदिक काल में जो अलग अलग देवता थे, जो आकाश का देवता अलग हो गया, ठीक है, जिसको धौ बोला जाता था, तो उसमें जो है सो बोला जा रहा है कि इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। आपके सामने ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी है अग्नि, और ऑप्शन सी है प्रजापति, और ऑप्शन डी क्या है, सोम है। तो ये जो सोम जो थे ये वनस्पति के देवता थे। किसके देवता थे दोस्तों, वनस्पति के देवता। कौन थे, वनस्पति के देवता सोम थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो प्रजापति को मिला था, जिसको युग निर्माता या युग श्रेष्ठता भी कहा जाता है। किसको, प्रजापति को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है कि किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस के बारे में एक स्टेटमेंट आया था कि कांग्रेस जो है हथियारों के बिना क्या है, गृह युद्ध है, यानी बिना हथियार का जो है सो ये घर में ही लड़ने वाला युद्ध है कांग्रेस। आपके सामने ऑप्शन ए है महात्मा गांधी,
ऑप्शन बी क्या है, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी क्या है, सर सैयद अहमद खां। और ऑप्शन डी क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, यह स्टेटमेंट किन्होंने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। ठीक है, सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। अब ओजोन परत दिवस के बारे में जो है कब मनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। आपके सामने ऑप्शन ए है 5 जून को, ऑप्शन बी क्या है 16 सितंबर, और ऑप्शन सी क्या है 10 दिसंबर, और ऑप्शन डी क्या है 11 मई है। अब इसमें हम देखेंगे अलग अलग दिवस जो दिया हुआ है, तो हम एक एक का डिटेल से क्यों ना निकाल लें कि ताकि जो है सो हम इसका आंसर सही से कर पाए। तो 5 जून को दोस्तों जो मनाया जाता है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इस दिन। कब, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इस दिन। कब, 5 जून को। आगे है 16 सितंबर को, तो इसका सही आंसर 16 सितंबर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 सितंबर ही हो जाएगा। लेकिन हम 2 और ऑप्शन दिया हुआ है 10 दिसंबर और 11 मई, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब 11 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे। तो 11 मई का जो है सो अलग ही एक वो है, क्या बोलते हैं, 11 मई को क्या मनाया जाता है, तो इस दिन जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। कब, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है दोस्तों। कब, 11 मई को। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये 11 मई के ही दिन 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था, उसके उपलक्ष्य में जो है सो ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है सो मनाया जाता है। कब, 11 मई को मनाया जाता है। तो अभी हमने देखा कि 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाते हैं, और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, और 11 मई को क्या मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। आपके सामने ऑप्शन ए क्या है, गंगा नदी, ऑप्शन बी क्या है कोसी, और ऑप्शन सी क्या है सोन नदी, और ऑप्शन डी क्या है रामगंगा नदी। ठीक है, तो आप तो जानते हैं गंगा नदी को, तो आप मतलब यहां क्वेश्चन क्या दे रहा है कि बिहार में नहीं बहती है। अगर आप इस नहीं को अगर भूल जाइएगा तो सीधा सीधा मार दीजिएगा गंगा नदी और बढ़ जाइएगा आगे, और वहीं पे हो जाएगा आपका गलत क्वेश्चन। तो बिहार में नहीं बहती है, इसके बारे में हमें देखना है। तो ऑप्शन ए जो है गंगा नदी, ये तो बहती है, पता है आपको कि ये जो गंगा नदी बिहार में बहती है, और लगभग बिहार को 2 भागों में बांटती है, यानी बिहार के बीचों बीच बहती है ये। और सबसे लंबी जो है गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स कर लेते हैं कि सबसे लंबी जो है सो ये पटना में बहती है। कहाँ, पटना जिले में सबसे लंबी बहती है ये, सबसे लंबी, लगभग 99-100 किलोमीटर सबसे लंबी है। अब कई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पटना नदी के किनारे जो है बसे जिलों की संख्या कितनी है, पटना नदी के किनारे। ठीक है, तो वो कितना है, 12 है जिलों की संख्या। पटना नदी के किनारे बसे जिलों की संख्या, जिले की संख्या कहा जाए तो कितना है, 12 है। ठीक है, बिहार में कोसी नदी, ये तो आप जानते ही हैं, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। इस कोसी नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, बिहार का शोक कहा जाता है, यानी इसमें बाढ़ आने पर प्रलय मच जाता है लगभग। बिहार का शोक कहा जाता है इसको, किसको, कोसी नदी को। देखिए बिहार पुलिस के एग्जाम में जो है सो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पहले उतना नहीं पूछा था, लेकिन अब जो है बिहार से रिलेटेड भी लगभग 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको स्किप, बिहार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसको कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। सोन नदी जो है सो लगभग किसमें, गंगा में आकर के मिल जाती है हमारे। तो ये तीनों नदी तो बिहार में बहती है, बहती कौन नहीं है, रामगंगा नदी। ठीक है, रामगंगा नदी नहीं बहती है, रामगंगा नदी बिहार में नहीं बहती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन 19 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। अब इसके संस्थापक, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसके जो संस्थापक थे, यहां तो राजधानी पूछा गया और इसका स्थापना पूछ देगा आपसे, और इससे जो इसके संस्थापक कौन कौन थे उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी लगभग वो दोस्तों कब हुई थी, ये हुई थी स्थापना जो है 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन कौन थे? तो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी? आपके सामने ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी क्या है मदुरई, ऑप्शन सी है हम्पी और ऑप्शन डी क्या है वेलगांव है। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहां थी दोस्तों? इसकी राजधानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। कहां थी? हम्पी में इसकी राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर। 20 कह रहा है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। हिरोशिमा पर कम जो है सो बम गिराया गया था दोस्तों। और ये जो हिरोशिमा पर जो अमेरिका ने जो बम गिराया था वो जो है सो, ये हिरोशिमा है कहाँ? सबसे पहले हिरोशिमा जापान का शहर है। ठीक है, हिरोशिमा हो गया, नागासाकी हो गया, ये क्या है? जापान का शहर है। आपके सामने ऑप्शन ए है 6 अगस्त 1945, ऑप्शन बी है 9 अगस्त 1945 और ऑप्शन सी क्या है 15 अगस्त 1945 और ऑप्शन डी क्या है 30 अगस्त 1945। अब यहां देखिए दोस्तों, अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं याद रहेगा, एग्जामिनर क्या करता है फंसाने के लिए आपको अगस्त 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 दे देगा, फिर आपको वहां पे जो है एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम मार देते हैं इसमें क्लो कि देखिए 9 अगस्त को, यानी यहां 9 लिखा हुआ है, तो 9 अगस्त को दोस्तों जो है सो नागासाकी पर बम गिराया गया था, यानी 2 दिन बम गिराया गया था दोस्तों। कब? 9 अगस्त को जो है सो नागासाकी पर, जापान का ही शहर है नागासाकी, शहर पर जो है सो ये बम गिराया गया था। कब? 9 अगस्त को। 9 अगस्त यानी इसका आप 9 ले लीजिएगा और इसका 9 लीजिए। 9 अगस्त को कहां गिराया था? नागासाकी पे गिराया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। कहां? हिरोशिमा पर अगर बात कीजिएगा, हिरोशिमा पर जो है सो बात कीजिएगा तो हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। अब इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाता है कि 6 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या रखा गया था? नाम क्या रखा गया था? ये था दोस्तों लिटिल बॉय। कौन था? लिटिल बॉय। इसका नाम क्या नामकरण क्या किया गया था? लिटिल बॉय किया गया था। और इसका क्या किया गया था? फैटमैन, यानी इसका नाम क्या किया गया था? फैटमैन किया गया था, फैटमैन। ठीक है, 6 अगस्त को जो है सो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और 9 अगस्त को 1945 को जो है सो नागासाकी पे बम गिराया गया था। 6 अगस्त जो बम गिराया गया था उसको लिटिल बॉय और 9 अगस्त जो बम गिराया गया था उसको फैटमैन के नाम से जाना गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन 21 कि जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए लोक नृत्य से भी क्वेश्चन जो है सो छोटा मतलब जो एग्जाम में जो है बार बार रिपीटेड होता ही रहता है। तो एक दिन हम क्या करेंगे, अभी जो प्रीवियस ईयर करवा ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर करवाने का मतलब अब प्रीवियस ईयर में जो टॉपिक से जो क्वेश्चन आ रहा है उसको जो हम क्या करेंगे कि बार बार जो है सो, जैसे अब लोक नृत्य से आ रहा है तो एक दिन सब लोक नृत्य को लेकर के जो है, और आप लोग का अगर इच्छा हो तो हम एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो एक दिन क्या है लोक नृत्य करवा देंगे। एक दिन जैसे अभी विटीकल्चर से सेरीकल्चर से क्वेश्चन आया था वो करवा देंगे। तो आपका जैसे हिसाब से कमेंट आएगा उस हिसाब से जो है सो हम उसको सीक्वेंस वाइज में करवाते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब पूछ रहा है कि जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। आपके सामने ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी क्या है पंजाब, ऑप्शन सी क्या है बिहार और ऑप्शन डी क्या है हरियाणा है। देखिए बिहार से क्वेश्चन जो है सो इससे पहले भी क्वेश्चन आया था और अभी क्वेश्चन बिहार से ही आ गया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। जाट जटिन जो है सो, और ये जो जाट जटिन जो लोक नृत्य जो है सो अभी देखते भी होइएगा कि जहाँ पर जो कोई मंत्री वगैरह आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, तो वहाँ जो है सो अगर कोई प्रोग्राम रहता है तो वहाँ जो है सो बिहार का जो स्पेशल नृत्य है तो उसको जो है सो रखा ही जाता है। ठीक है, तो जाट जटिन जो है सो कहाँ का है? बिहार का है। आगे देखेंगे राजस्थान का अगर बात कीजिएगा तो राजस्थान में जो है सो घूमर प्रसिद्ध है। ठीक है, कालबेलिया प्रसिद्ध है। कालबेलिया क्या है? राजस्थान में प्रसिद्ध है, घूमर प्रसिद्ध है। पंजाब का बात कीजिएगा तो यहाँ जो भांगड़ा जो है सो बहुत प्रसिद्ध है। पंजाब का जो भांगड़ा क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। बिहार में आपको जाट जटिन हो गया, सांवा चकेबा हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? लोक नृत्य जो है सो यहाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम
22 में 22 है कि गुलामगिरी किस भाषा में पुस्तक लिखी गई। अब देखिए यहाँ तो गुलामगिरी का लैंग्वेज पूछ दिया गया है कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी, लेकिन कहीं कहीं पर यह पूछ देगा कि गुलामगिरी जो है सो कब और किसके द्वारा लिखा गया था। गुलामगिरी जो है सो किसके द्वारा लिखा गया था, गुलामगिरी के लेखक तो इसके जो लेखक है दोस्तों वो कौन है, ज्योतिबा फूले। कौन है, ज्योतिबा फूले जी हैं। इसके लेखक कौन है, ज्योतिबा फूले जी हैं। और ये कब लिखा गया था दोस्तों, 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है सो गुलामगिरी लिखा गया था। आपके सामने ऑप्शन ए है हिंदी में, ऑप्शन बी है गुजराती में, ऑप्शन सी है मराठी में, ऑप्शन डी है उर्दू में है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ज्योतिबा फूले जो थे वो महाराष्ट्र के ही थे, तो ये मराठी में लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे दोस्तों, मराठी में ही लिखे थे गुलामगिरी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, यानी निर्वात में जो है ध्वनि कितने स्पीड से गमन करती है उसके बारे में पूछा गया है। तो सीधा मैं आपको बता देता हूं, तो आपके सामने ऑप्शन ए है 343 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन सी क्या है 1500 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी क्या है 700 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। यानी निर्वात में जो है सो वैक्यूम में ध्वनि गमन नहीं करती है दोस्तों। लेकिन अगर बात किया जाए प्रकाश की चाल की, तो प्रकाश की चाल जो है निर्वात में ही सबसे अधिक होती है। ध्वनि गमन नहीं करती है, लेकिन प्रकाश की चाल की बात किया जाए तो प्रकाश सबसे अधिक जो है स्पीड से गमन करती है, कहाँ, निर्वात में ही गमन करती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, यानी इसमें गमन ही नहीं करती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था। चांद पर जो है सबसे पहला कदम किसने रखा था और कब रखा था, उसके बारे में देखेंगे दोस्तों, किसने रखा था और कब रखा था। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन ए है एडविन एल्ड्रिन, ऑप्शन बी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और ऑप्शन सी क्या है यूरी गागरिन, और ऑप्शन डी क्या है माइकल कॉरिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर यहां पे पूछ रहा है पहला कदम, जब अगर दूसरा का बात करे तो दूसरा हो जाएगा एडविन एल्ड्रिन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अगर दूसरा का बात करेगा तो कौन हो जाएगा, एडविन एल्ड्रिन इनके साथ ही थे, वो दूसरा कदम रखा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि पहला कदम किसने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। कब रखा था दोस्तों, तो ये रखे थे क्या बोलते हैं 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में रखे थे इन्होंने जो है सो इस पे जो कदम रखा था। ठीक है, और दूसरा कदम किसने रखा था, एडविन एल्ड्रिन ने रखा था। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। अभी देखिए बिहार विधानसभा से उस समय का अध्यक्ष पूछा गया था दोस्तों, लेकिन मैं सोचा कि इसमें जो है सो अगर क्वेश्चन आ रहा है तो एक अपना जो करंट भी, अगर करंट से भी पूछा जाता है तो एक इस करंट को भी शामिल क्यों ना कर ले। तो आपको पता ही होगा, आपके सामने ऑप्शन ए है विजय कुमार चौधरी, ऑप्शन बी है नंदकिशोर यादव जी, ऑप्शन सी क्या है अवधेश नारायण सिंह, और ऑप्शन डी क्या है जीताराम मांझी। ठीक है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो जिस समय जो एग्जाम हुआ था दोस्तों उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो अवधेश नारायण सिंह थे। कौन थे, अवधेश नारायण सिंह। लेकिन अगर अभी का बात किया जाए, अब मैं जो क्वेश्चन है कौन है का बात कर रहा है, कौन है का बात कर रहा है इसमें जो है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंदकिशोर यादव जी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंदकिशोर यादव जी जो है अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बिहार में जो तेल शोधक कारखाना पूरे बिहार में दोस्तों एक ही जगह है, बताइए कहाँ है। आपके सामने ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी क्या है गया, ऑप्शन सी क्या है बरौनी, और ऑप्शन डी क्या है मुजफ्फरपुर है। ठीक है, तो कहाँ है दोस्तों, बरौनी में है तेल शोधक कारखाना। ठीक है, कहाँ है, बरौनी में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके सामने ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी क्या है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी क्या है राजस्थान, और ऑप्शन डी क्या है गुजरात है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का बात कीजिएगा दोस्तों तो ये कहाँ है, ये अपने उत्तर प्रदेश में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और कई अलग अलग जगह पर जो है सो अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसी सीक्वेंस में जो हम राष्ट्रीय उद्यान से भी एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बाकी ये क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में अलग है, राजस्थान में भी अलग है, और गुजरात में भी अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम इसमें ज्यादा से ज्यादा जिक्र नहीं कर रहे हैं, इसका अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। आगे है जीवित कोशिका की खोज किसने, खोजकर्ता कौन है। अब सीधा यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको फंसा के पूछेगा कि कोशिका की खोज कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो वहां, और जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो वहां आप फंस जाइएगा।
देखिए सबसे पहले जो है कोशिका की खोज जो है सो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? रॉबर्ट हुक जी जो किए थे वो 1665 में किए थे। लेकिन ये जो कोशिका थे ये मृत कोशिका था दोस्तों। ये क्या था? मृत कोशिका था। 1665 में जो खोज किया गया था, देखिए बार बार 1665 में जो खोज किया गया था दोस्तों ये था मृत कोशिका। 1665 में मृत कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है, लेकिन यहां पे जीवित कोशिका की बात कर रहा है तो जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेन हॉक जी हैं। ये कब खोजे थे? 1674 में खोजे थे। ये भी पूछ देगा कि जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी? 1674 में। मृत कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कह रहा है कि मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? मृच्छकटिकम जो पुस्तक है इसमें पुस्तक और लेखक से भी क्वेश्चन रिलेटेड आता है, तो इसको भी हम एक कवर करेंगे। मृच्छकटिकम जो रचनाकार है वो कौन है? आपके सामने ऑप्शन ए क्या है? कालिदास है। ऑप्शन बी क्या है? शूद्रक है। और ऑप्शन सी क्या है? भास है। और ऑप्शन डी क्या है? भवभूति है। ठीक है, तो मृच्छकटिकम के जो है, अच्छा मृच्छकटिकम के जो लेखक कौन है वो कौन है दोस्तों? इसके लेखक जो है शूद्रक है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक है। तो अब कालिदास का जो नाम आ गया है तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान देते हैं। वैसे ये जो कालिदास जी जो है कई सारे पुस्तक लिखे हैं। मालविका अग्निमित्रम लिखे हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, मालविका अग्निमित्रम हो गया। उसके बाद कुमार संभवम हो गया। ये सब की जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं? कुमार संभवम जो है सो कौन लिखे हैं? ये कौन लिखे हैं? कालिदास जी ही लिखे हैं। ठीक है, मृच्छकटिकम का जो लेखक कौन है? वो शूद्रक है। ठीक है, और भवभूति जो है मालती माधव के लेखक हैं। किसके? मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति जी हैं, मालती माधव। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? देखिए दोस्तों इसमें से जो है सब मीठे पानी का झील होगा लेकिन एक खारे पानी का झील होगा। ऑप्शन ए है नैनीताल। नैनीताल कहाँ है बताइएगा। ऑप्शन बी है लोकटक झील। ऑप्शन सी क्या है? कोलेरू झील। और ऑप्शन की डी क्या है? पैगंगसो झील। तो अब हम इसमें थोड़ा सा बता देते हैं आपको ये कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ। नैनीताल का बात किया जाए दोस्तों, यानी नैन से नैन मिला ले तो कहाँ है? नैनीताल में। कहाँ जाइएगा नैन से नैन मिलाने के लिए? तो यानी उत्तराखंड में। आप सीधा सीधा याद रख लीजिए कहाँ है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जो है सो नैनीताल झील है। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में क्या है? कोलेरू झील। और पैगंगसो कहाँ है? लद्दाख में है दोस्तों। कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खारे पानी की झील का अगर बात किया जाए तो खारे पानी का झील जो है सो कहाँ है? खारे पानी का झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील है। खारे पानी का झील कौन सा है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। कोलेरू झील जो है सो आंध्र प्रदेश में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 कि जजिया कर को किसने लागू किया था? जजिया कर को जो लागू किसने किया था दोस्तों उसके बारे में पूछ रहा है। देखिए तो आपके सामने ऑप्शन ए है अकबर। ऑप्शन बी क्या है? औरंगजेब। ऑप्शन सी क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। और ऑप्शन डी क्या है? बाबर है। तो जजिया कर को जो लागू किए थे वो किसने लागू जो है सो किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? यानी अलग अलग घटना हुई थी। आपके ऑप्शन में जो है सो दिया हुआ है कि अलग अलग घटना हुआ था। तो 22 जनवरी 1905 को किसमें? 22 जनवरी 1905 का बात कर रहा है। इस डेट में कौन सी घटना हुई थी? अब देख लेते हैं। आपके सामने ऑप्शन ए क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड है। और ऑप्शन बी क्या है? काकोरी कांड है। और ऑप्शन सी क्या है? खूनी रविवार है। और ऑप्शन डी क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन है। अब देखिए इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं दोस्तों, अगर आपको याद रहेगा तो। कैसे? देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, काकोरी ट्रेन ये जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों? काकोरी ये हुआ था 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। 1925 में। आगे है खूनी रविवार है। और ऑप्शन बी क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 12 मार्च 1925
30 से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम नमक ये दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं, उसी के साथ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ये 12 मार्च। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खूनी रविवार जो है 22 जनवरी 1905 को जो है सो खूनी रविवार की घटना हुई थी। कब? 22 जनवरी 1905 को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 33 है कि बिहार का सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी क्या है गया, और ऑप्शन सी क्या है भागलपुर, और ऑप्शन डी क्या है मुजफ्फरपुर है। ठीक है, तो सिल्क सिटी के नाम से जो फेमस सिटी है भागलपुर के नाम को ही जाना जाता है। किसको? भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? अब देखते हैं थोड़ा गौतम बुद्ध के बारे में कि उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है सो कहाँ हुई थी। आपके सामने ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी क्या है कुशीनगर, और ऑप्शन डी क्या है लुम्बिनी, और ऑप्शन डी क्या है बोध गया। तो गौतम बुद्ध को जो यानी भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया में हुआ था। लेकिन ये जो जगह दिया हुआ है ये सब जगह जो है सो किसी न किसी घटना से रिलेटेड है। ये कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में जो है सो भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। यहां लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यहां क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति जो है सो कहां हुई थी? वो बोध गया में हुई थी दोस्तों। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 क्या है कि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? आपके सामने ऑप्शन क्या है? ए अमृतसर, ऑप्शन बी क्या है तलवंडी जो वर्तमान में है ननकाना साहिब पाकिस्तान में है, और ऑप्शन सी क्या है लाहौर है, और ऑप्शन डी क्या है दिल्ली है। तो गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहां हुआ था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था कहां हुआ था? ऑप्शन बी तलवंडी में हो जाएगा। कहां हुआ था गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था? ऑप्शन बी तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? ये 1469 में हुआ था दोस्तों। अगर बात किया जाए कि कब हुआ था तो 1469 में हुआ था। 1469 ईस्वी में हुआ था, तलवंडी में हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। इसमें देखिए हम जो है सो इंग्लिश का भी 1-2 क्वेश्चन और हिंदी का भी 1-2 क्वेश्चन का जो है सो मिक्सअप रख लिए हैं, ताकि जो है सो एग्जाम में जो है सो आपको झलक देखने को मिले। तो जो है सो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि हिंदी भी पूछा जाता है, इंग्लिश भी पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, कम ही पूछा जाता है। तो जो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन था उसको मैंने भी शामिल कर लिया है इसमें। तो क्वेश्चन क्या है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, यानी दो वर्णों के मेल से दो वर्णों का जो मेल होता है तो उसको क्या करते हैं। तो देखिए इसको जो है सो बहुत ही फनी वे में जो है सो समझा देते हैं आपको हम कि दो वर्णों के मेल से, यानी दो गांव घर में जो होता है क्या होता है कि जब जो एक तरफ एक का जो है सो बेटा और दूसरे का क्या होता है बेटी होता है, दोनों का जब जो शादी करवा दिया जाता है तो वो तो अपना जो है सो जिस लड़का का लड़की का शादी होता है वो पति पत्नी हो जाते हैं, लेकिन उसके जो माँ बाप होते हैं वो क्या हो जाते हैं समधी हो जाते हैं, यानी उसके जो पिताजी हो जाते हैं, मम्मी जो उसके समधिनी कहते हैं उसको, और उसके जो पिताजी होते हैं वो समधी का नाम लेते हैं। यानी दो लोगों के यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक का बेटा है एक का बेटी, यानी यही है दो वर्णों के मेल से। यहाँ पे क्या है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं संधि कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा संधि हो जाएगा। अब प्रत्यय बताइए आपको कि किसी शब्द के प्रत्यय का मतलब किसी शब्द के प्रत्यय का बात किया जाए किसी शब्द के अंत में जाकर के लग के किसी शब्द के अंत में लग करके अंत में लगकर अर्थ बदल देता है, अर्थ को बदल देता है। लेकिन बात किया जाए बदल देता है, लेकिन उपसर्ग का बात किया जाए तो ये शब्द के प्रारंभ में, यानी क्या यहाँ ये उपसर्ग कब लगता है प्रारंभ में लगता है दोस्तों उपसर्ग। इसीलिए उपसर्ग और प्रत्यय एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। प्रत्यय क्या है बाद में लग जाता है और उपसर्ग क्या है पहले लग जाता है। ठीक है, और यहाँ दो वर्णों के मेल से जो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो गांव घर में जो है समधि होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा संधि हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि देखिए संधि से क्वेश्चन भी आ गया आपका कि अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है। आपके सामने ऑप्शन ए है अति जोड़ चार, ऑप्शन बी क्या है अति जोड़ आचार, ऑप्शन सी क्या है
अत्यजोर आचार, और ऑप्शन डी क्या है, अतिजोर त्यार है। ठीक है, तो अत्याचार का जो है सो सही सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतिजोर आचार क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे अत्या नहीं रहता, अत्याचार रहता, ये हट गया होता, तब अतिजोर आचार हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, अत्याचार है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतिजोर आचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आचार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हिंदी और इंग्लिश को साथ में ही ले लिए हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट चॉइस। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है इंग्लिश का जो वर्ड है, एक दो क्वेश्चन हम ले लिए हैं, इसमें जो क्या बोल रहा है कि लेट द डैश, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, डैश आउट ऑफ द बैग, क्या है, डैश आउट ऑफ द बैग। अब यहाँ पे ये क्या है, इडियम है क्वेश्चन, क्या है, इडियम का क्वेश्चन है। इसमें क्या रहा है कि लेट द डैश आउट ऑफ द बैग। आपके सामने ऑप्शन ए है बर्ड, ऑप्शन बी क्या है कैट, ऑप्शन सी क्या है एप्पल, और ऑप्शन डी क्या है पिजन है। तो इसको देखिए सीधा सीधा मतलब अगर कह लेते हैं कि लेट द डैश आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है, लेट द, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैट हो जाएगा। इसका सही सही हिंदी आंसर मतलब अगर हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में क्या होता है कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रहस्य को उजागर कर देना। मतलब क्या, आपके बैग में जो है क्या रखा हुआ था ये अभी तक कोई नहीं जान रहा था, लेकिन जैसे ही आपने बैग का चेन खुला छोड़ दिया, उसमें से जो है सो बैग का चेन खोला, तब क्या हुआ कि उसमें से बिल्ली निकल गया। अब इतने देर से लोगों को क्या था, पता नहीं था कि बैग में क्या रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही बैग खुला तो उसमें से बिल्ली निकल के आ गया। मतलब क्या हो गया, रहस्य का उजागर हो जाना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है। ठीक है, ये इडियम्स है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 कि महापुरुष में कौन सा समास है, क्या है, महापुरुष में कौन सा समास है। आपके सामने ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी क्या है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी क्या है तत्पुरुष समास, और ऑप्शन डी क्या है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो महापुरुष का बात अगर किया जाए दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। महापुरुष क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। यानी महापुरुष का मतलब क्या होता है, महान है जो पुरुष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। नीला है जो कमल, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। कर्मधारय का क्या एग्जाम्पल है, नील कमल, नील कमल भी जो है कर्मधारय का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद हो गया आपको पीतांबर, ये भी जो है सो पीतांबर भी हो जाएगा। यानी इसका हो जाएगा नीला है जो कमल, पीतांबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र होता है, पीला है जिसका वस्त्र वो हो जाएगा पीतांबर। ठीक है, पीतांबर कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हो गया। ये महापुरुष जो है वो महापुरुष जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। इससे पहले भी हम आपको ऑप्शन में बता दिए हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके सामने ऑप्शन ए क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन बी क्या है एम्स्टर्डम नीदरलैंड है, ऑप्शन सी क्या है न्यूयॉर्क अमेरिका है, और ऑप्शन डी क्या है टोक्यो जापान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम नीदरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्स्टर्डम नीदरलैंड हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 कि जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन है। यानी जनहित याचिका जो है भारत में किनके समय में आया हुआ था, जनहित याचिका जो है भारत में किनके समय में आया हुआ था। आपके सामने ऑप्शन ए है KN काटजू, ऑप्शन बी क्या है PN भगवती, और ऑप्शन सी क्या है MC छागला, और ऑप्शन डी क्या है ये SM सिकरी। क्या है, यानी जनहित याचिका को दोस्तों कहीं कहीं पर PIL लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है, PIL। इसका होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या होता है दोस्तों, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL। ठीक है, यानी ये जो कब आया था, ये आया था दोस्तों PIL का बात कीजिएगा तो ये आया था 1980 में। और जब लाया गया था उस समय इनके प्रवर्तक यानी कौन थे, यानी कौन न्यायमूर्ति थे, तो ये PN भगवती थे।
कौन थे? पीएन भगवती थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कह रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी क्या है लाहौर, और ऑप्शन सी क्या है आगरा, और ऑप्शन डी क्या है सासाराम बिहार है। शेरशाह सूरी, देखिए बिहार से क्वेश्चन कितना मतलब वो जो है वो रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, इसीलिए बिहार का जो है सो आपको ये जो बिहार का जो क्वेश्चन है उसको स्किप नहीं करना है, बिहार से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी का जो मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? सासाराम बिहार में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सासाराम बिहार हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 कि 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1943 में जो आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी दोस्तों वो कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए क्या है बर्लिन है, बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में है। ऑप्शन बी क्या है सिंगापुर, ऑप्शन बी क्या है टोक्यो, और ऑप्शन एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ, ऑप्शन डी क्या है? मनीला, ठीक है, थोड़ा सा वो हो गया था। ऑप्शन डी है मनीला। तो 1943 में जो आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी दोस्तों? इसके बारे में तो ये जो कहाँ हुई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, सिंगापुर हो जाएगा। और इसके जो स्थापना कौन किए थे? तो वो सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी किए थे आजाद हिंद फौज की स्थापना। कहाँ? सिंगापुर में किए थे। कहाँ? सिंगापुर में। आगे ऑप्शन हो जाए आंसर क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला अगर आपको राज्य भी याद रहेगा तो उससे भी इसका सही आंसर आप मार सकते हैं। कच्छ गुजरात ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी क्या है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी क्या है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन सी क्या डी क्या है लद्दाख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिबांग घाटी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ जो है सो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हम कैसे निकालते हैं दोस्तों? यानी टोटल जो एरिया है उस स्टेट का या उस डिस्ट्रिक्ट का अब बट्टे टोटल पॉपुलेशन कर देते हैं, वो जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। लेकिन जनसंख्या घनत्व का बात अगर पूछ दिया है दोस्तों तो हम थोड़ा सा अपना बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी उसका भी बात कर लेते हैं। यानी पूरे भारत में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों, ठीक है। पूरे बिहार में जो है पूरे भारत में जो है बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 46 कि मंझर कुंड कहाँ स्थित है? मंझर कुंड जो है देखिए फिर से बिहार से क्वेश्चन आ गया। मंझर कुंड कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन ए है पटना बिहार, ऑप्शन बी क्या है गया बिहार, ऑप्शन सी क्या है रोहतास बिहार, ऑप्शन बी वही है मंझर कुंड बिहार में है, लेकिन ऑप्शन भी वही सब बिहार का ही आएगा आपके पास, और ऑप्शन डी क्या है मुजफ्फरपुर बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मंझर कुंड जो है कहाँ? रोहतास बिहार में है। ये कुंड कहाँ है? रोहतास बिहार में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? आप देखिए बिहार से क्वेश्चन की भरमार, बिहार पुलिस में मैं जो अभी ये सेट करवा रहा हूं दोस्तों वो बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का सेट है, ठीक है। तो उसमें देखिए बिहार का क्वेश्चन का भरमार कितना है। आपके सामने ऑप्शन ए है 45.3%, ऑप्शन बी क्या है 51.5%, ऑप्शन सी क्या है 60.2%, और ऑप्शन डी क्या है 55.8%। तो बात कर रहा है बिहार में महिला साक्षरता दर क्या बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। महिला साक्षरता बिहार में कितना है? 51.5% है दोस्तों, ठीक है। कितना है? 51.5% है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 48 में कि किस भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को वासुकीनाथ झा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आपके सामने ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी क्या है भोजपुरी, ऑप्शन डी क्या है मैथिली, और ऑप्शन डी क्या है मगही, ठीक है। तो वासुकीनाथ झा जी को जो है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है वो किस भाषा के लिए मिला हुआ है? तो मैथिली के लिए मिला हुआ है दोस्तों। किसके लिए? मैथिली के लिए मिला हुआ है। किसके लिए? मैथिली के लिए मिला हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको थोड़ा सा बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र क्या है आपके सामने ऑप्शन ए है CaCO3, ऑप्शन बी क्या है CaOH का होल 2, और ऑप्शन डी क्या है CaO, और ऑप्शन डी क्या है CaCl2 है, ठीक है। तो इसको जो ये बुझा हुआ चूना का जो सूत्र जो है वो क्या है? इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। किसको? बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा
CaOH का होल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaOH। ये क्या है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। ये क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये कैल्शियम क्लोराइड है दोस्तों। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 50। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? आपके सामने ऑप्शन ए है वोल्ट है, ऑप्शन बी क्या है? वाट है, और ऑप्शन सी क्या है? एम्पियर है, और ऑप्शन डी क्या है? ओम है। ठीक है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है जो दोस्तों वो है एम्पियर है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा हम जो अगर इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें भी चल लेते हैं कि कौन किसका मात्रक है। तो बात करेगा प्रतिरोध का, तो उसका मात्रक क्या है? ओम है। प्रतिरोध का यानी रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस पर प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक बात करें तो एम्पियर है। ठीक है, विभवांतर का बात करें तो वोल्ट है, विभवांतर। ठीक है, क्या है? वोल्ट है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। किसका है? शक्ति का, पावर का, पावर का है। बोलते हैं ना ये मशीन कितना वाट का है, मोटर कितना वाट का है, ये क्या है? पावर, शक्ति। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 51। 51 है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? आपके सामने ऑप्शन ए है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑप्शन बी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑप्शन सी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी ये जो क्वेश्चन है किसका है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ IUCN का फुल फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिक्स एंड एनालिटिकल, फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा दोस्तों। IUPAC का नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 53। 53 क्या है? यहाँ आपको थोड़ा सा देखने में हो रहा है, ये है बल्ब है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों? कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आपके सामने ऑप्शन ए है तांबा का, ऑप्शन बी क्या है? एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी क्या है? टंगस्टन का, और ऑप्शन डी क्या है? निकेल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बना होता है दोस्तों? क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ताकि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सके। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 53। थोड़ा फास्ट में खींचते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर का बात कर रहा है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है कि भारतीय गवर्नर तो है किसका? भारतीय रिजर्व बैंक का। ठीक है, गवर्नर तो है किसका? भारतीय रिजर्व बैंक का, लेकिन उसके भारतीय गवर्नर का बात कर रहा है। अगर सीधा सीधा गवर्नर का बात करेगा दोस्तों, गवर्नर का बात करेगा, सीधा सीधा गवर्नर का बात करेगा तो कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा दोस्तों? ओसवार्न स्मिथ। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ओसवार्न स्मिथ जो है इसके गवर्नर हो जाएंगे, ओसवार्न स्मिथ। ठीक है, लेकिन यहां भारतीय का बात कर रहा है। ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी बी क्या है? केसी नियोगी, ऑप्शन डी सी क्या है? CD देशमुख, ऑप्शन डी क्या है? लियाकत अली खान है। यानी RBI के जो गवर्नर, भारतीय गवर्नर कौन है दोस्तों? तो CD देशमुख हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? CD देशमुख है। लेकिन सीधा अगर गवर्नर का बात करेगा दोस्तों, सीधा अगर गवर्नर का बात करेगा, यहां पे एक थोड़ा सा हो गया है, गवर्नर गलती लिखा गया है, मिस्टेक हो गया दोस्तों, गवर्नर। ठीक है, तो ये कौन थे? ओसवार्न स्मिथ थे। ठीक है, अगर बात किया जाए भारतीय रिजर्व बैंक का, तो ये इसको जो है सो बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पूरे बैंक का जो है सो ये रेगुलेटिंग जो है सो यही करता है। कौन करता है? RBI ही करता है, RBI। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 54 में कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? आपके सामने ऑप्शन ए है 10 के पावर 3 डाइन, ऑप्शन बी क्या है? 10 टू द पावर 4 डाइन, ऑप्शन सी क्या है? 10 टू द पावर 5 डाइन, ऑप्शन सी डी क्या है? 10 टू द पावर 6 डाइन होता है, डाइन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर 5 डाइन जो है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 55 कि रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यानी रेड डाटा बुक जो है वो किसके लिए जारी की जाती है? रेड डाटा बुक जो है सो हमारी जो जीव जंतु के प्रजाति जो विलुप्त हो रहे हैं उसको जो है सो कौन कौन से जाति विलुप्त हो रहे हैं उसको जो संरक्षित करने के लिए जो है रेड डाटा बुक जो है सो वो मतलब अपना एक लिस्ट बनाया हुआ है कि कौन कौन सा विलुप्त होने के कगार पर है।
ठीक है, उसको जो रेड डाटा बुक में एंट्री कर दिया जाता है ताकि उसके संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाए। तो ये जो रेड डाटा बुक जो है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है उसके बारे में है। ठीक है, तो ये जो जारी की जाती है आपके सामने ऑप्शन ए क्या है, यूनेस्को, ऑप्शन बी क्या है, IUCN, और ऑप्शन सी क्या है, WWF, और ऑप्शन ई क्या है, UNEP है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा IUCN हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कभी कभी जो है सो आपको जो है सो इसका क्या पूछ दिया जाएगा, इसका क्या पूछ दिया जाएगा, फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, क्या होता है दोस्तों, इंटरनेशनल, यू का हो जाएगा यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, एक मिनट, इसका क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्या हो जाएगा, फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 56। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी दोस्तों, बिहार में जो है डच द्वारा जो है फैक्ट्री स्थापित किया गया था दोस्तों, वो कहां किया गया था। आपके सामने ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी क्या है मुंगेर, ऑप्शन सी क्या है भागलपुर, ऑप्शन डी क्या है दरभंगा। ठीक है, दरभंगा को भी ऑप्शन में रख ही लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। यानी बिहार में जो है डच जो पहला फैक्ट्री स्थापित किया था वो पटना में किया था, बिहार की राजधानी पटना में ही किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। यानी सब संस्थान के बारे में भी एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे कि कौन सा संस्थान जो है सो कहाँ स्थित है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन ए है नैनीताल, ऑप्शन बी क्या है शिमला, ऑप्शन बी क्या है सी क्या है देहरादून, ऑप्शन डी क्या है मसूरी। तो अब देखिए वन अनुसंधान संस्थान जो है सो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में है दोस्तों। अगर सीधा आपको उत्तराखंड भी अगर आंसर याद रहता है तो भी आप नहीं मार सकते, क्योंकि नैनीताल भी क्या है उत्तराखंड में भी है, शिमला कहाँ है हिमाचल प्रदेश में, इसको आप छाड़ सकते हैं, देहरादून भी कहाँ है उत्तराखंड में भी है, और मसूरी कहाँ है, मसूरी भी क्या है उत्तराखंड में ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए इससे पहले जो है गुलामगिरी का लैंग्वेज पूछ दिया गया था, यानी एक बुक से 2 क्वेश्चन, यहाँ बुक और उससे रिलेटेड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, यानी एक बुक से 2 क्वेश्चन आ गया कि वहां पूछा था कि गुलामगिरी किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, और यहाँ पूछ दिया कि गुलामगिरी जो है सो किसके द्वारा लिखा गया। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा ज्योतिबा राव फुले इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए गुलामगिरी जो है किसके द्वारा लिखा गया था, ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखा गया था। चलेंगे आगे, BR अम्बेडकर का बात करें तो इन्होंने भी बहुत सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेटिंग फॉर वीजा लिखा हुआ है, इन क्या बोलते हैं अनिलेशन ऑफ कास्ट लिखा हुआ है, बहुत सारा पुस्तक अलग अलग लिखा है। तो इसका गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया है, ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है, 1873 में लिखा गया दोस्तों। आगे देखेंगे क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। आर्य समाज की स्थापना जो है सो किसने, आपके सामने ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी क्या है स्वामी दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन सी क्या है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी क्या है रामकृष्ण परमहंस। ये जो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ नहीं है, रामकृष्ण परमहंस जो थे ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। ये क्या थे, गुरु थे, किनके, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। और इन्होंने ये स्वामी विवेकानंद जी जो है राम अपने गुरु के उसमें जो है सो एक RK मिशन यानी रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ का जो है सो स्थापना किया था। कौन, स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में। कब, 1897 में। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना का बात कीजिएगा तो इसका सही से आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो आर्य समाज की स्थापना किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 60 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है दोस्तों। यानी जल संरक्षण यानी जल वाटर कंजर्वेशन का साक्ष्य कहां से मिला है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मोहनजोदारो, जिसको हम देखे हैं इससे पहले क्वेश्चन में कि जिसको मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, किसको, मोहनजोदारो को। रिपीट कर रहे हैं, हड़प्पा ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी क्या है धौलावीरा है, और ऑप्शन डी क्या है कालीबंगन है। ठीक है, कभी कभी जो है सो इससे रिलेटेड जो है सो आपसे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा स्थल कहाँ है। तो मोहनजोदारो दोस्तों देखिए ये भी कहाँ है, मोहनजोदारो ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है।
कहाँ है? पाकिस्तान में ही है। और धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा जो है सो गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। तो इसका सही ये, और कालीबंगन राजस्थान में है। ये कहाँ है? राजस्थान में है। ये जगह भी पूछ दिया जाता है कि कालीबंगन कहाँ है, धौलावीरा कहाँ है, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल्स, टाइम लग रहा है लेकिन डिटेल्स में करते चल रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन का जो साक्ष्य मिला है वो धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है, गुजरात से। धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात से मिला है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन ए है कैमिलो गोल्जी, ऑप्शन बी क्या है? डी दुबे, और ऑप्शन सी क्या है? रॉबर्ट ब्राउन, और ऑप्शन डी क्या है? स्लाइडेन। कौन है? स्लाइडेन है। तो इसका सही आंसर, लाइसोसोम की खोज जो किसने की थी दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी दुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी दुबे ने किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? यानी आपातकाल जब जो हो जाता है, आपातकाल कई टाइप का होता है, जो संविधान के अनुच्छेद, जो अलग अलग अनुच्छेद के तहत जो होता है, जिसमें वित्तीय आपात 360 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है, और राष्ट्रीय आपात जो है सो 352 में है। तो राष्ट्रीय आपात जब जो लागू होता है उस समय जो है सो कौन सा अनुच्छेद जो है सो कौन सा मौलिक अधिकार जो है सो लागू रहता है? अब बात करेगा मौलिक अधिकार का, तो मौलिक अधिकार जो है सो दोस्तों, मौलिक अधिकार का बात कीजिएगा तो इसमें जो है मौलिक अधिकार, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो अब मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूं कि अगर बात करेगा मौलिक अधिकार लेने का, तो अधिकार कहाँ लेने जाइएगा आप? अमेरिका में लेने जाइएगा। कहाँ जाइएगा? अमेरिका में। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में जो है सो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, तो याद रखने के लिए हम सीधा सीधा तरीका बताते हैं कि अगर कर्तव्य करने जाना है तो कहाँ जाइए? रूस में, और अधिकार मांगने जाना है कहाँ जाइएगा? अमेरिका में जाइएगा। तो मौलिक अधिकार, ये जो इसका जो अनुच्छेद का जो रेंज है दोस्तों वो है 12 से 35 है। कहाँ है? 12 से 35 तक है, यानी 12 to 35, 12 से 35। 12 से 35 तक है अनुच्छेद, 12 से 35 तक है, मौलिक अधिकार का चर्चा किया हुआ है। तो आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी क्या है? अनुच्छेद 20 और 21, और ऑप्शन डी क्या है? सी क्या है? अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी क्या है? अनुच्छेद 32 है। देखिए अलग अलग अनुच्छेद का अलग अलग रोल है, यहाँ पे थोड़ा सा हम ज्यादा समय न लेकर के सीधा सीधा इसका आंसर पर चलेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21 जो है मौलिक अधिकार लागू रहता है, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 63, यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? यूरेनियम का अयस्क जो है कौन कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन ए क्या है? हेमेटाइट है। ऑप्शन ए क्या है? हेमेटाइट। ऑप्शन बी क्या है? पिच ब्लेंड। ऑप्शन सी क्या है? एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, देखिए टच होने की वजह से वो हो रहा है। तो ऑप्शन सी क्या है? बॉक्साइट है, और ऑप्शन डी क्या है? मैग्नेटाइट है। तो यूरेनियम का जो अयस्क है वो कौन सा है? अगर आपको इसमें से ऑर्डर का भी याद रहता है तो भी आप बना सकते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, यहाँ पे हेमेराइट लिख दिया है, हेमेटाइट है। हेमेटाइट का बात किया जाए तो ये किसका है? हेमेटाइट का, तो ये आयरन का है, यानी लोहा का है, लोहा का अयस्क है। ठीक है, पिच ब्लेंड किसका है? पिच ब्लेंड ही इसका यूरेनियम का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिच ब्लेंड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पिच ब्लेंड हो जाएगा यूरेनियम का। बात करें अगर बॉक्साइट का, तो अगर मैं लिख ही दिया हूं तो ये है एल्यूमिनियम का। किसका है दोस्तों? एल्यूमिनियम का है। किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 64 में। 64 क्या कह रहा है कि आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा आप कहिएगा कि आग जो जब जो मतलब कहीं अगर लग जाता है तो आप पानी भी डाल देते तो बुझ जाता है, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऑप्शन ए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन बी क्या है? पानी है। ऑप्शन बी क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और ऑप्शन डी क्या है? मिट्टी है। तो आग बुझाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, देखते होइएगा कहीं जो मॉल वगैरह में लगा होता है, गाड़ी में भी रहता है। ठीक है, तो वो क्या रहता है? सबसे पहले जो है CO2 का यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। एक लाल सिलेंडर रहता है जिसमें जो है CO2 भरा हुआ रहता है। अलग अलग, वैसे तो आग बुझाने के लिए अलग अलग चीज पर जो है अलग अलग आग के लिए अलग अलग केमिकल का यूज किया जाता है। कहीं पर पाउडर का यूज किया जाता है, कहीं पर जो है गैस का यूज किया जाता है, कहीं पर जो पानी का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आग बुझाने के लिए अगर पूछ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मेनली ज्यादा यूज किया जाता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। बात करें तो CO2 का, CO2 का किया जाता है। किसका? CO2 का किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 65 कि दक्षिण भारत, यहाँ देखिए भारतीय लिखा गया है, यहाँ भारतीय नहीं होगा,
दक्षिण भारत हो जाएगा। क्या होगा? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है आपके सामने देखिए। दक्षिण भारत से अगर पूछ रहा है क्वेश्चन तो दक्षिण भारत का आपको ऑप्शन में भी दक्षिण भारत ही दे रहा है। तो आप देखिए नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है, अनाईमुडी भी दक्षिण भारत की चोटी है, महेंद्रगिरी देख लीजिए, और कोंडाना है। ठीक है, तो इसका दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना है? अनाईमुडी है, और इसका ऊंचाई अगर कभी कभी पूछ दे तो ये ले लेता है दोस्तों 2696 मीटर। कितना लेता है? 2696 मीटर ले लेता है। कितना? 2696 मीटर यानी अनाईमुडी की ऊंचाई है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। ऑप्शन ए है मैडलिफ ने, ऑप्शन बी क्या है? न्यूलैंड्स ने, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? मोस्ले ने, और ऑप्शन बी क्या है? रदरफोर्ड है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? रदरफोर्ड है। तो मेंडलीफ आधुनिक आवर्त सारणी का अगर बात कर रहा है दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोस्ले हो जाएगा। बाकी न्यूलैंड्स ने जो है जो अष्टक का नियम दिया था। किस तरह का नियम दिया था? अष्टक का नियम दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 67 कि पौधे में जड़ से खनिज लवण के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है कौन। आपके सामने ऑप्शन ए है फ्लोएम, ऑप्शन बी क्या है? जाइलम है, ऑप्शन सी क्या है? कास्ट है, और ऑप्शन डी क्या है? पर्ण है। ठीक है, यानी पौधे में जो है जड़ से खनिज के लवण के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, आप कंफ्यूज कीजिएगा, जाइलम और फ्लोएम में। तो देखिए सीधा बात है, खनिज लवण का बात कर रहा है। खनिज लवण जो है सो कहां से आता है? धरती के नीचे से आता है। धरती नीचे पानी के साथ ही आएगा खनिज लवण। यानी जाइलम जो है किसका काम करता है? जाइलम जो है सो पानी ढोने का काम करता है। जाइलम कहे तो जल, जल कहे तो जल के साथ ही आ जाएगा खनिज लवण। बात करेगा फ्लोएम का, तो फ्लोएम, आपको जाइलम और फ्लोएम में अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं, इसीलिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा बताते हैं। अगर बात करेगा फ्लोएम का तो फ्लोएम यानी एफ से फ्लोएम और एफ से फूड, यानी खाना पहुंचाने का, यानी खाना जो बन जाएगा पेड़ में उसको पहुंचाने का काम करेगा। कौन काम करेगा? फ्लोएम काम करेगा। यानी फ्लोएम से फूड पहुंचाने का काम कौन करता है दोस्तों? तो ये फ्लोएम करता है। और जल पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ये जाइलम करता है। अब ना कंफ्यूज कीजिएगा, जल पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। खाना पहुंचाने यानी फूड पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम करता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष, अब ये जो निकट दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष में, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएगा कि कहीं कहीं पे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। निकट दृष्टि दोष वो होता है दोस्तों, इसमें देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग में बस एक चीज ये सेट करके रखना है कि जो दोष होता है वही नहीं दिखाई देता है। यानी निकट दृष्टि दोष जो होगा, निकट दृष्टि दोष जो होगा, निकट दृष्टि दोष जो होगा तो वो क्या है? वो दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तुएं आपको दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। दूर दृष्टि में दूर की वस्तुएं जो है सो ये दिखाई नहीं देगी, नजदीक की दिखाई देगी। जो निकट दृष्टि दोष है जस्ट उल्टा हो जाता है। इसका देखेंगे क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस उपयोग होता है। कौन सा? अवतल लेंस उपयोग होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 69 में, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। कालबेलिया के बारे में हमने पहले ही बता रखा है दोस्तों कि कालबेलिया जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का लोक नृत्य कालबेलिया है। कहाँ का? पंजाब, बिहार का जॉर्ज जटिन मैं आपको बता ही दिया हूँ, पंजाब का भांगड़ा बता ही दिया हूँ। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का भी है। आगे देखेंगे हम 70 नंबर क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था। यानी भीमराव अंबेडकर जी को, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कई टाइप से पूछ दिए जाते हैं कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था। आपके सामने ऑप्शन ए है 1985 में, ऑप्शन बी क्या है 1990 में, ऑप्शन सी क्या है 1995 में, ऑप्शन डी क्या है 2000 में है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर के साथ साथ हम लोग जानेंगे कि भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ किनको और, भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ किनको और जो है सो भारत रत्न प्राइज मिला था। ठीक है, अब भारत रत्न का बात कर रहा है दोस्तों तो थोड़ा सा हम भारत रत्न के बारे में भी जान लेते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि भारत रत्न का जो है आकार जो है कैसा होता है। तो ये पीपल के पत्ते के आकार का होता है। यानी इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? भारत रत्न की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1954 में। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। अब पूछ रहा है कि बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1990। यानी बी आर अम्बेडकर जी को 1990 मिला था। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी के साथ साथ जो है सो एक और व्यक्ति को मिला था। बी आर अम्बेडकर जी को यह मरणोपरांत मिला था, लेकिन एक और व्यक्ति को मिला था जो दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति थे। पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला जी। किनको? नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला जी को भी जो मिला था
1990 में ही मिला था। ठीक है, ये विदेशी व्यक्ति को मिला था। अभी तक जो है ये विदेशी व्यक्ति का बात करें तो दो लोगों को मिल चुका है, एक नेल्सन मंडेला को और एक खान अब्दुल गफ्फार खान जी को भी मिला हुआ है भारत रत्न। तो नेल्सन मंडेला जी को जो मिला था वो बी.आर. अम्बेडकर जी के साथ ही मिला था। कब मिला था? तो 1990 में मिला था दोस्तों, 1990 में मिला था। चलिए, ज्यादा डिटेल्स हो गया है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 71 है कि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। लोकसभा का जो आपको मेंबर बनना है उसके न्यूनतम आयु क्या है। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी क्या है 25 वर्ष, ऑप्शन सी क्या है 30 वर्ष, ऑप्शन डी क्या है 35 वर्ष है। देखिए, हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। आप अगर किसी और, जैसे आप पंचायत का मेंबर बनिएगा, लोकसभा का बात कर रहा है तो पहले हम उसका आंसर जान लेते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है। तो वो है दोस्तों 25 वर्ष होता है। ठीक है, यानी लोकसभा सांसद आप 25 वर्ष में भी बन सकते हैं। 25 वर्ष अगर आपका उम्र पूरा हो गया तो आप लोकसभा सांसद बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर पंचायत सदस्य बनना है, आपको पंचायत का सदस्य बनना है, पंचायत सदस्य हेतु, तो 21 वर्ष में आप जो है पंचायत का सदस्य बन सकते हैं। कब? 21 वर्ष में, यानी मुखिया का चुनाव आप जो है सो लड़ सकते हैं, मुखिया वार्ड नंबर का चुनाव आप लड़ सकते हैं। 25 वर्ष में जो है सो आप सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। 30 वर्ष में राज्यसभा के सदस्य के लिए। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बात करेगा तो 30 वर्ष। 35 वर्ष का बात करें तो आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब जो पोस्ट है इस समय जो है सो कम से कम आयु आपका 35 वर्ष होना चाहिए, तब जाकर के आप बन सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल जी हो गए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 72 की ओर। 72 क्या कह रहा है? 72 छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है, यानी छठी अनुसूची में जो है किस किस राज्यों का चर्चा किया गया है। तो इसका अगर शॉर्टकट ट्रिक देख लें दोस्तों तो बस उसी से याद हो जाएगा। इसका आंसर है शॉर्टकट, एक तो आप ऐसे याद कर सकते हैं अमेत्री क्या है, अमेत्री। अगर हिंदी में याद करना है तो अमेत्री यानी अ से हो गया असम, मे से हो गया मेघालय और त्रि से हो गया त्रिपुरा और मी से हो गया मिजोरम। मी से क्या हो गया? मिजोरम हो गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर नहीं ऐसे याद रखता है तो आप लोग हमेशा एटीएम तो यूज करते ही रहते हैं पैसा निकालने के लिए, वही याद कर लीजिए कि छठी अनुसूची जो है किस राज्यों से संबंधित है, तो एटीएम में से संबंधित है, यानी एटीएम में। ठीक है, ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा और एम से क्या हो गया? एम से हो गया मिजोरम और मे से क्या हो गया? मेघालय हो गया। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का चर्चा किया गया है। अमेत्री ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 73 कि भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, यानी भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। तो इसका देखेंगे, ऑप्शन ए है सुंदरवन, ऑप्शन बी क्या है नीलगिरी और ऑप्शन बी क्या है कान्हा और ऑप्शन बी क्या है काजीरंगा। ये देखिए सुंदरवन, अब जैव मंडल का बात कर रहा है तो थोड़ा सा हम इसके राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। सुंदरवन का बात करेगा दोस्तों तो यह है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नीलगिरी तमिलनाडु में है। नीलगिरी कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। कान्हा किसली कहाँ है? कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एमपी, मध्य प्रदेश में। कान्हा मध्य प्रदेश में है। और काजीरंगा का बात करें दोस्तों तो ये असम में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलगिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है दोस्तों? किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष जो है सो किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष जो है सो किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन ए है बालिका शिक्षा से, ऑप्शन बी क्या है स्वच्छ भारत से, ऑप्शन बी क्या है, सी क्या है बच्चों के टीकाकरण से, ऑप्शन डी क्या है ग्रामीण विकास से। तो मिशन इंद्रधनुष का अगर बात किया जाए दोस्तों तो किससे है? वो है किससे? बच्चों के टीकाकरण से। अब मिशन इंद्रधनुष जो है सो कब आया था? मिशन इंद्रधनुष का अगर बात किया जाए दोस्तों
तो ये जो है सो कब आया था? ये 25 दिसंबर कब आया था दोस्तों? 25 दिसंबर 2014 को आया था, जो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। क्या है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के टीकाकरण हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन की ब्लैक फुट किसके कारण होता है? ब्लैक फुट जो है किसके कारण होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है आर्सेनिक के कारण, ऑप्शन बी क्या है? शीशा के कारण, ऑप्शन सी क्या है? कैडमियम के कारण, और ऑप्शन डी क्या है? मरकरी के कारण। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ब्लैक फुट जो है, अगर आपके पानी पीने के पानी में जो है आर्सेनिक की मात्रा बढ़ा होगा, आर्सेनिक की मात्रा होगा, तो आपको ब्लैक फुट होने का चांस बन जाता है। किसके वजह से? आर्सेनिक के कारण से हो जाता है। चलिए, तो आज हमने बिहार पुलिस का जो है सो प्रीवियस ईयर का 75 क्वेश्चन जो है सो करवाया है। तो अब आगे जो है सो आप लोग इसी पर जो है सो अपना जो है सो कमेंट बताइएगा कि क्या ये क्लास जो है सो हमें जारी रखना चाहिए, या आपको जो है सो इसमें क्या सुधार होने की संभावना है, वो थोड़ा आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो मुझे जो है सो मनोबल बढ़ता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, चलते हैं। ठीक है।